हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ। इसलिए अगर इस वीडियो में कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ और ये मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस होगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ मिस मत कीजिए और पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एसएमसी, आईसीटी और प्राइस एक्शन ये तीनों को मिक्स करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये अगर आपने वीडियो देख लिया मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको और कोई वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अंदर मैं आपको इतना अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। और मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आप मार्केट की डायरेक्शन समझ सकते हैं और आप अपना ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ। ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें एसएमसी, आईसीटी और प्राइस एक्शन को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। आइडेंटिफाई ट्रेंड, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड को कैसे समझना है कि अगर वो अभी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है और ट्रेंड होता क्या है। तो ये चीज़ के बारे में मैं इन डेप्थ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम स्विंग को समझेंगे कि ट्रेंड के बीच में जो स्विंग होता है वो स्विंग का मतलब क्या है और स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम सीखेंगे वैलिड पुल बैक के बारे में कि हर एक जब मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा पुल बैक देके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो फिर भी वो पुल बैक देके नीचे जा रहा है, तो वो पुल बैक होता क्या है और वैलिड पुल बैक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, फिर मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन कैंडल स्टिक मतलब जनरली कैंडल होती क्या है, वो ओपन हाई, वो जो बेसिक है कैंडल का मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। देखिए गाइज, ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स है, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कैंडल स्टिक आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक आपको कैंडल स्टिक बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं शायद जिनको कैंडल स्टिक के बारे में अच्छे से ना पता हो, तो उनके लिए एक बेसिक एटलीस्ट आगे पूरा वीडियो देखने के लिए उनको एक बेसिक कैंडल के बारे में पता चले, इसलिए मैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में भी यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर हम लाइव चार्ट पे चले जाएंगे और फिर लाइव चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये लाइव चार्ट पे मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए लाइव चार्ट पे आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है चार्ट रीडिंग। अगर आप अच्छे से चार्ट रीड कर पाएंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी और आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और चार्ट रीडिंग करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जैसे कि ट्रेंड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैं इस वीडियो में सिखाने वाला वो सारी चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और वो ज़रूरी है, तभी जाके आप चार्ट को अच्छे से रीड कर पाओगे। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो आपको उस चार्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर आप उसमें जो भी ट्रेड करोगे शायद वो ट्रेड आपके रैंडम हो या इम्पल्सिव ट्रेड हो। तो अगर आपको प्रॉपर एज लाइक प्रो आपको ट्रेड करना है, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक आप देखिए। ठीक है, अभी की पॉइंट्स क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कैंडल स्टिक को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडल स्टिक, आप लाइन चार्ट से भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए लाइन चार्ट से आपको एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा, लेकिन डेप्थ नॉलेज नहीं आएगा। अगर आपको डेप्थ चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कैंडल को समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। अब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हम एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे हायर हाई का और
हायर लो का पैटर्न फॉर्म होता है। अगर चार्ट पे ये पैटर्न फॉर्म होने लगा तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते कि ये अप ट्रेंड है। अब हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, इसका डिटेल में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप क्या पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके अंदर लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो। जब आपको लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट पे, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब आपको समझ में आता है कि अब ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। और ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोअर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, ठीक है। वैसे ही साइडवेज, जैसे कि चार्ट में आपको कोई ट्रेंड क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो उस वक्त हम उस एरिया में हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और हमें पता चलता है कि प्राइस उस बॉक्स के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही है, तो वो हमारे लिए एक रेंज हो जाती है। और जब प्राइस एक रेंज के अंदर ही सिर्फ ऊपर नीचे कर रही होती है, ठीक है, एक छोटी सी रेंज के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये साइडवेज अभी चल रहा है। साइडवेज जनरली डिपेंड है मार्केट। अगर आप 5 मिनट्स का कैंडल देख रहे हो तो थोड़ा टाइम का साइडवेज होगा, वही अगर आप 1 आवर का कैंडल देख रहे हो तो साइडवेज लंबा होगा, वही अगर आप 4 आवर्स का कैंडल देख रहे हो तो मतलब मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है, ऐसे कंसीडर होगा। तो टाइम फ्रेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइम फ्रेम में चार्ट को रीड कर रहे हो। और टाइम फ्रेम का सीधा रिलेशन होता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल से। मतलब जैसे कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब आप जो भी ट्रेड है वो कम से कम 1 दिन से लेके 1 हफ्ते तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो शायद आपको जो चार्ट रीड करना पड़े वो में भी 15 आवर्स या 1 आवर का चार्ट रीड करना पड़े। डेली चार्ट भी आप उसमें रीड करोगे, उससे आपको आइडिया आ जाती है। वही अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, तो आप 5 मिनट्स का चार्ट आप देखोगे या थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे। लेकिन इन डेप्थ देखने के लिए आप जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना डिटेलिंग आपको मिलेगा, आपको अच्छी एंट्री डिटेल में मतलब लोअर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो जिसमें महीना 2 महीना आप होल्ड करते हो, तो आप अर्ली डेली ये सब कैंडल देखते हो, जो इससे आपको आइडिया आ जाता है। तो हर एक ट्रेडर की अपनी जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने की, उसके हिसाब से उसको टाइम फ्रेम ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी मैंने आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक मैंने ड्राइंग ड्रॉ की है, जिससे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ट्रेंड के बारे में शायद समझाया होगा, तो मैंने भी देखे हैं। तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मैंने वीडियोस देखे वो क्या आते हैं, या तो अप ट्रेंड के बारे में बताएगी, या तो साइडवेज के बारे में बताएंगे, या तो डाउन ट्रेंड के बारे में बताए। तीनों को एक साथ कंबाइन करके नहीं बता रहे, बहुत मतलब रेयर, मैंने तो अभी ऐसे वीडियो देखे नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्यों ये तीनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक्चुअल आप लाइव चार्ट पे जब आप देख रहे रहते हैं, जब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे रहते हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस अप ट्रेंड से कब डाउन ट्रेंड में चली गई, या अप ट्रेंड से कब साइडवेज में चली गई। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको कंफर्म कैसे करें कि अब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, या प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, या प्राइस साइडवेज में चल रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है, जिसके अंदर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, अभी हम ये चार्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये चार्ट का ये जो एरिया है, ये पार्ट है, ये पार्ट में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको बोला है अप ट्रेंड। अब मैं इसको अप ट्रेंड क्यों बोल रहा है, देखो प्राइस एक डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन आप अगर सही से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस ऐसे एक लाइन बना के ऊपर नहीं जा रही है, वो थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे, ऐसे करते करते प्राइस ऊपर जा रही है। और ऐसे कर रही है तो एक पैटर्न फॉर्म कर रही है। वो पैटर्न में हम क्या ढूंढेंगे, हायर हाई और हायर लो ढूंढेंगे, और उसके हिसाब से हमें कंफर्म होगा कि प्राइस अब अप ट्रेंड में जा रही है।
तो देखिए अब को कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जिससे आपको पहले ही समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो आपने एक कोई तो हाई लो मार्क किया है, जैसे अभी प्राइस पहले से अप ट्रेंड में है तो कहीं तो आपका एक हायर लो मार्क होगा। उस हायर लो से आप देख रहे हो प्राइस ने क्या किया, अब प्राइस ने ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, अब मैं इसको हायर हाई मार्क करूँगा कि नहीं, अभी इमीडिएटली मैं हायर हाई नहीं मार्क करूँगा क्योंकि मुझे पहला देखना पड़ेगा अभी प्राइस क्या कर रही है। फिर प्राइस थोड़ी नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर आई, अभी देखो यहाँ से प्राइस थोड़ी यहाँ से नीचे आई और फिर ऊपर गई। तो ये जो इतना पार्ट है, क्या ये मेरे लिए वैलिड पुल बैक है? तो आंसर है नहीं, ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है। अब ये वैलिड पुल बैक क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आई और फिर प्राइस ऊपर गई। जब ये प्राइस अब ऊपर गई तो इसने जो इस स्विंग में एक हाई बना था, जो ये था, ये हाई है क्या? ये नहीं है, इससे ज़्यादा हाई कौन सा है? ऊपर है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है ना इससे, तो ये हाई है। तो ये हाई को इस लाइन ने या इन कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेक किया तब यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको हमने बोला हायर हाई, क्योंकि हायर हाई तभी फॉर्म होता है जब उसको कोई ब्रेक करे। यहाँ पे इसने ब्रेक किया तब ये हायर हाई फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन डाली है। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे मार्क किया कि इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक किया गया है और मुझे कंफर्मेशन मिला। तो वहाँ पे हम उसको अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट में देखते या एसएमसी कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईसीटी में आपको दिखा रहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो हमें इसके वजह से हमने इसको हायर हाई मार्क किया। अब इसके नीचे जो ये लो था, अभी हम इसको हायर लो मार्क करेंगे क्या? देखो गाइज, यहाँ पे ना बहुत लोग गलती करते हैं और मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस भी कि वो सीधा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ऊपर वाले को हायर हाई और नीचे वाले को हायर लो मार्क कर देते। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वैलिड तरीका नहीं है, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल हायर लो नहीं पता। हायर हाई मिल गया आपको, लेकिन हायर लो नहीं मिला है, क्योंकि जब तक वो मुझे कंफर्मेशन नहीं देगा एक स्विंग बना के, तब तक मुझे वो ये मैं इसको हायर लो नहीं मार्क करूँगा। अब मैं हायर लो इसको कब मार्क करूँगा? प्राइस ने ब्रेक किया, फिर थोड़ा छोटा पुल बैक दिया, ऊपर के फिर पुल बैक दिया और पुल बैक देके फिर प्राइस ऊपर चली गई। और जो ऊपर यहाँ पे मतलब जिस प्राइस ने इसको ब्रेक किया है पहले वाले प्रीवियस हायर हाई को, और फिर वो एक पुल बैक देने के बाद उसके हाई को भी किसी ने ब्रेक किया और फिर वहाँ पे एक नया हायर हाई फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक नया हायर हाई फॉर्म हुआ। जब यहाँ पे नया हायर हाई फॉर्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक बॉस हो जाता है, तब आप इस हायर हाई के नीचे वाला जो लो है, मतलब उसके प्रीवियस वाला जो लो है, उसको आप हायर लो कंसिडर कर सकते हो। ये क्या तरीका, इससे क्या होता है, आपको ट्रेंड में बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है। अभी कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये ब्रेक कर देते हैं, इसको हायर लो को मार्क कर देते हैं। देखिए ठीक है, अगर जिसको करना है तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये की है कि ये कंफर्म्ड हायर लो नहीं बोला जाएगा फिर, क्योंकि क्या हो गया आगे आपको अभी यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि क्यों मैं इसको वैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर, ये हायर हाई फॉर्म हो गया, फिर थोड़ा पुल बैक दिया। देखिए गाइज, ये जो पार्ट है ना, ऐसे ऐसे आके थोड़ी प्राइस नीचे आ रही है ऊपर आके, इसको पुल बैक कहा जाता है। अब पुल बैक डिटेल में मैं आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हायर हाई बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, फिर दूसरा हायर हाई बनाया, फिर यहाँ हायर लो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया प्राइस ने, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, फिर यहाँ हायर हाई फॉर्म हो गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई। ठीक है, फिर नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आके फिर यहाँ पे एक अभी देखो मैंने यहाँ लो क्यों बोला है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हायर लो क्यों नहीं, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा हायर लो फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं इसको हायर लो, जैसे मैंने कहा मैं इसको हायर लो तब बोलूँगा ना जब
ये जो हाई है इसको और एक पुल बैक मिलने के बाद जब ब्रेक होगा, जब बॉस और एक बॉस होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और एक ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो मैं इसको हायर लो मानता। लेकिन ऊपर हुआ है क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं हुआ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको लो माना है। ठीक है, और इसको भी हायर हाई माना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हायर हाई तो तभी होगा ना जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ऊपर अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, तो मेरे लिए ये अभी हायर हाई नहीं है और ये मेरे लिए हायर लो भी नहीं है। ठीक है, तो ये लो है, ये हाई है। जस्ट मैंने अभी उस स्विंग में ये लो और हाई दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, मैंने अब प्राइस क्या किया? नीचे आ गई, इस लो को ब्रेक किया। जैसे इस लो को ब्रेक किया, क्या हुआ? देखो, ये पुल बैक था, वैलिड पुल बैक था। यहाँ पे हायर हाई से एक वैलिड पुल बैक था। ठीक है, लेकिन मैंने उसको हायर लो इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि मेरे आगे की चीज़ें उसने फुलफ़िल नहीं की। लेकिन लो तो बन गया था वो, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक था, तो हम उसको लो तो बात करेंगे। ठीक है, हायर लो नहीं बोल रहे, लेकिन लो हो गया था वो। ठीक है, जब उस लो को प्राइस ब्रेक करके नीचे आ रही है, अप ट्रेंड में थी मार्केट और प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे आ रही है, तो वहाँ पे हो गया एमएसएस। एमएसएस मतलब क्या होता है? आप आईसीटी में देखोगे तो एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इसका मतलब क्या? अभी सीधा प्राइस डाउन ट्रेंड में चली गई क्या? नहीं, बस हमें एक इंडिकेट दिया गया है प्राइस ने कि अभी ना मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और अभी कोई कंफर्म नहीं कि मार्केट क्या फॉर्म करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट ने अप ट्रेंड में जाने के लिए पॉज किया है। ठीक है, क्योंकि उसने लो को ब्रेक किया है तो पॉज किया। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे भी लो ब्रेक किया था, तो क्या मैं इसको भी एमएसएस? कुछ लोग करते हैं इसको भी एमएसएस, बट वो वैलिड तरीका नहीं है ना, क्योंकि मार्केट जब एक ट्रेंड में रहता है तो एक दो स्विंग होता है। अब अगर इसको ब्रेक किया तो ये क्या बॉस किया था? क्या नहीं था ना, ये इसको, इसके हाई को इसने ब्रेक किया था? नहीं, इसने किया था ना, इसने इसके हायर हाई को ब्रेक किया था। और फिर उस स्विंग का जो लो इधर भी हो सकता था या इधर भी लो हो सकता, मतलब यहाँ पे नीचे, अगर ये नीचे होता तो यहाँ लो होता। तो जो लो है हम इसके इसलिए उसको लो मान रहे, क्योंकि उसने बॉस किया था इसलिए हम इसको लो मान रहे। इसको इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये बॉस नहीं किया था, यहाँ पे कहीं पे बॉस नहीं किया था। जैसे यहाँ पे भी हम इसको लो नहीं मान रहे था, हम इनको लो मान रहे, वैसे यहाँ पे इसको लो मान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस लो दिखी। अब क्या? अभी हम देखेंगे अब प्राइस क्या फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब कैसा स्ट्रक्चर बना रही है फ्रॉड, हमें यही तो, हम मार्केट स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं ना, मतलब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है चार्ट पे, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, ऊपर नीचे, यही करती रह रही है मार्केट। और काफ़ी टाइम तक हमने देखा तो ये लो, एक तो मतलब ये लो के बाद और एक मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया है, लेकिन उसको भी उसने कहीं पे ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पे एक छोटा सा हाई बना है, मतलब ये तो हाई बना है, उसके नीचे और एक छोटा हाई बना है। एक्चुअल हाई ये है, लेकिन एक रेंज का हाई मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे एक बॉक्स, एक रेंज ड्रॉ किया। ठीक है, और देखा प्राइस उस बॉक्स के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही है ना, वो उस बॉक्स को ऊपर ब्रेक कर रही है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं, एक छोटा सा जैसे इसने ब्रेक किया वैसे ब्रेक तो हो सकता है, लेकिन फिर से वो रेंज में आ गया अंदर, तो फिर भी वो साइडवेज ही है। ठीक है, ऐसा छोटा सा एक आध थोड़ा ऐसा ब्रेक करके वापस अंदर चला जाएगा तो हम उसको क्या ब्रेक नहीं मारेंगे वहाँ पे, हम उसको फिर भी साइडवेज ही मानेंगे, क्योंकि फिर भी अभी भी प्राइस उस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक उस रेंज से प्रॉपरली प्राइस बाहर मूव नहीं करने जाता है, तब तक तो हमारे लिए अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? साइडवेज है। तो इस एरिया में आप देखोगे तो इस एरिया का मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज है, इस एरिया का मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? अप ट्रेंड था। ठीक है, तो अभी अप ट्रेंड में हम चल रहे थे, अप ट्रेंड से इमीडिएटली अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि अब मार्केट साइडवेज हो गया। कैसे आइडेंटिफाई किया? तो ये तरीके से, जैसे एमएसएस दिया, फिर प्राइस एक रेंज बनाई, फिर वो रेंज का हाई और रेंज का लो हमने मार्क किया, और हमने थोड़ा वेट किया कि प्राइस उसी रेंज के अंदर घूम रही है क्या, तो उसी रेंज के अंदर घूम रही है, तो इसलिए हमने उसको साइडवेज बोल दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा ऊपर गई, फिर से रेंज में आई, तो हमने देखा ठीक है फिर से रेंज में आई है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे थोड़ा, फिर देखा यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, इस रेंज को प्राइस ने ब्रेक किया। लेकिन प्राइस ने ब्रेक क्या किया? प्रीवियस हायर लो
इस चार्ट में जो हायर लो लास्ट बना था, पहला तो ये लो बना था तो इसको तो हमने कंसीडर नहीं किया, इसको एमएस स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है। लेकिन जो हायर लो प्राइस ने ब्रेक किया था, यहाँ पे हायर लो बना था, बराबर है, ये प्रॉपर हमारा हायर लो था, इसको देखा तो हमारे प्राइस ने इस हायर लो को अभी नीचे ब्रेक किया, तब हमारा क्या हो गया, चौच हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफर्म हो गए कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। डाउन ट्रेंड में गई है क्या, नहीं, अभी हम देखेंगे, उसने तो जस्ट एक उसको ब्रेक किया है ना, हायर लो को ब्रेक किया है, बट अभी तक उसने यहाँ पे कुछ फॉर्म किए नहीं है ना। जब फॉर्म करेगा वो प्राइस तब हम उसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड मानेंगे। लेकिन हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ प्राइस अभी मूड में है, डाउन ट्रेंड जाने के मूड में है, क्योंकि प्राइस ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। और जब प्राइस ने हायर लो को ब्रेक किया तो वहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस अभी नीचे जा रही है। गाइस देखिए, ये थोड़ा सा ना एक ही लेक्चर में समझाना बहुत मुश्किल है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना अच्छे से समझा सकूँ। आप चाहे तो ये वीडियो 2-3 बार देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में आके, तो आपको कैसा जितनी बार रिपीट होगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पे अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो मैं चार्ट में भी आपको लाइव में समझाने वाला हूँ, वहाँ पे भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसको इमीडिएटली अभी लोअर लो मार्क करेंगे क्या, नहीं मार्क, अभी तो नहीं मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि लोअर लो जैसा इस जगह पे हमने हायर हाई कब मार्क किया था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जब यहाँ पे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इधर हम लोअर लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो पहला तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से, पहला तो इसने ब्रेक किया पहले हायर लो को, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, ठीक है, थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, ये स्विंग के लो को ब्रेक किया, ठीक है। जब लो को ब्रेक किया तो हमें मिल गया लोअर लो, ठीक है, लोअर लो मिल गया। अब लोअर हाई हम इसको बोलेंगे क्या, नहीं अभी तक नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जैसे यहाँ कहा था ना, इसको हमने लोअर हाई हायर लो नहीं बोला था, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब और एक बॉस बनेगा तब इसको बोलेगा। तो यहाँ पे तो चलो एक बॉस बन गया, यहाँ से अगर यहाँ आप ड्रॉ कर दो तो इसने ब्रेक किया, नीचे के साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पे तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, बट और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बना तब हमने इसको लोअर लो कंसीडर किया, ठीक है, सॉरी लोअर हाई कंसीडर किया। लोअर लो तो हमने पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जब प्राइस ब्रेक किया तो हमने इसको लोअर लो और इसको लोअर हाई कंसीडर किया, ठीक है। अब ये लोअर हाई कब कंसीडर हो गया, जब प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, और फिर जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो इसने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे लोअर लो बन गया और यहाँ पे लोअर हाई बन गया। और ये लोअर हाई क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक किया इसलिए लोअर हाई बन गया। ये लोअर हाई क्यों बन गया, आगे प्राइस ने और ब्रेक किया होगा तो इसलिए ये लोअर हाई बन गया। तो यहाँ पे अभी हमने जैसे 1 2 3, जब 1-2 लोअर लो बन जाते हैं और एक लोअर हाई बन जाते हैं तो एक स्विंग होता है। जब एक स्विंग कंप्लीट हो जाता है ना एक ट्रेंड में, तो हमें थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ प्राइस तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वो स्विंग ने हमें कन्फर्मेशन दे दिया है। जब 2 लोअर लो बन गए हैं और एक लोअर हाई बन गया है, मतलब हमें स्विंग ने कन्फर्मेशन दे दिया कि अब ये डाउन ट्रेंड की स्विंग है। सिमिलरली अप ट्रेंड के स्विंग में अगर एक हायर लो, 2 हायर लो और एक हायर हाई, मतलब 2 हायर लो और एक हायर हाई बनाते हैं तो एक स्विंग होता है। जब एक स्विंग कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको कंसिडर करते हैं। और ये हायर लो बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और होना चाहिए, तब भी जाके ये हायर लो बनेगा, तब तक नहीं बनेगा। तो एक स्विंग कंप्लीट जब हमें मिलती है तब हमें कंफर्म हो जाता है कि वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा, और नहीं समझ में आया रहेगा तो आप इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब हम स्विंग को थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। तो स्विंग जैसे मैंने पहले चार्ट में बताया वैसा ही है, सेम ही है, वहाँ से ही मैंने ये इधर से, तो ये आपका हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा था। तो जब आपको 2 हायर लो मिल जाते हैं, 2 हायर लो और एक हायर हाई मिल जाता है अप ट्रेंड में, क्या 2 हायर लो
और एक हायर हाई जब मिल जाते हैं तब उसका हायर लो को मार्क करते हैं और दूसरे हायर लो को मार्क करते हैं। तो वो जो पार्ट हो गया वो आपका एक स्विंग हो गया, ये आपका एक स्विंग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक स्विंग हो गया। ठीक है, तो इसको स्विंग बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा स्विंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई हायर लो मिल गया नहीं तो यहाँ पे अभी हमें स्विंग कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक देखो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया था ये एक स्विंग और ये दूसरा स्विंग ये कंफर्म हो गया था। ठीक है, तो ये स्विंग है अप ट्रेंड में। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी होगा। डाउन ट्रेंड में जब लोअर हाई और दो लोअर हाई मिले और एक उसके बीच में बनेगा एक लोअर लो। ठीक है, जब ऐसा पूरा कंफर्म हो जाता है तो आपको वो एक स्विंग मिल जाता है, तो वो स्विंग है, ये स्विंग है। तो जनरली ट्रेडर क्या करते हैं, स्विंग के बीच में ट्रेड करते हैं, स्विंग में ट्रेड करते हैं, स्विंग का कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्विंग यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे दूसरा स्विंग है क्योंकि यहाँ पे भी दो लोअर हाई और एक लोअर लो मिल गया, तो ये भी एक स्विंग हो गया। सो ऐसे मल्टीपल स्विंग 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 बनते 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 ट्रेंड कंटिन्यू करते रहता है। और जब एक स्विंग कंप्लीट नहीं होती है तो वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के इंडिकेशन मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये स्विंग कंफर्म हो गई थी लेकिन ये स्विंग कंफर्म नहीं हुई। यहाँ पे हमें हायर लो नहीं मिला था, यहाँ पे हमें सिर्फ लो मिला था, इसलिए ये स्विंग कंफर्म नहीं होगी थी। तो इसके लो को इसने ब्रेक किया और हमें इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, सो इसलिए स्विंग इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, स्विंग आपको एक ट्रेंड में ही आप स्विंग कंसीडर करोगे। जब भी वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेक हो रहा है या पॉज हो रहा है तब वहाँ पे स्विंग कंसीडर नहीं होगा, तब आप वहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि अब मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रही है। लेकिन जब तक स्विंग कंटिन्यूएशन चल रही है, स्विंग के ऊपर स्विंग फॉर्म कर रही है, तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है, तब तक आप उस ट्रेंड में कंटिन्यू ट्रेड में राइड कर सकते हो। ठीक है, आपको कॉशियस कब होना है, जब स्विंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब स्विंग को ब्रेक हो रहा है तब आप कॉशियस हो जाने का। ठीक है, अब हम समझते हैं पुल बैक। तो पुल बैक क्या है गाइस, देखिए जब मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे आपको छोटा छोटा पुल बैक दे रहा है मार्केट, तो यही पुल बैक है। ठीक है, तो ये पुल बैक को ये वैलिड पुल बैक है या नहीं, ये इसको समझने के तरीके हैं। तो इसको समझने के तरीके क्या है, यहाँ पे 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके से आप इसको वैलिड पुल बैक है या नहीं है ये समझ सकते। पहला तरीका है कि फिब रिट्रेसमेंट, या फिब रिट्रेसमेंट में भी लोग 2 तरीके से करते हैं। तो एक तरीका कैसा है 50% कि सीधा फिब का 50% मार्क करते हैं। फिब में क्या होता है, फिबोनाची, फिब का मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची में कुछ वैल्यूज़ रहती है। ठीक है, तो वैल्यूज़ का 50% की एक वैल्यू होती है उसके अंदर। सो प्राइस अगर उस फिबोनाची में अगर 50% तक आती है तो लोग उसको वैलिड पुल बैक मानते हैं। और दूसरा ही फिबोनाची में जोन डिफाइन करते हैं, एक डिस्काउंट जोन करते हैं और एक प्रीमियम जोन करते हैं। जब तक प्राइस डिस्काउंट जोन में आ गई तो उसको वैलिड पुल बैक माना जाता है। डिस्काउंट जोन का मतलब क्या है कि प्राइस अभी एक डिस्काउंट ट्रेड में मिल रही है, जो भी बायर है उनको अच्छे प्राइस में मिल रही है, इसको डिस्काउंट जोन कहा जा रहा है। तो वो डिस्काउंट जोन में जब प्राइस आ गई है ऊपर जाके डिस्काउंट जोन में फिर से पुल बैक दिया है, आ गई है डिस्काउंट जोन तक, तो मतलब हम बोले कि हाँ ये वैलिड पुल बैक दिया। अब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि एक वो अच्छे रेंज में आ गई है फिर से प्राइस, तो वहाँ पे बायर फिर से इंटरेस्ट हो गया और उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे बाई करके। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है, एसएमसी। अभी एसएमसी में क्या होता है, एसएमसी में होता है ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी होता है। तो दूसरा एक तरीका है कि जैसे प्राइस ट्रेंड में चल रही है तो लोग ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं या एफवीजी ड्रॉ करते हैं, और प्राइस कौन से एफवीजी को टैप कर रहा है या ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है ये देखते हैं। अगर प्राइस सही अच्छे वाले एफवीजी को टैप करके अगर फिर से ऊपर चला गया, ऊपर जाने लगा, तो उसको वैलिड पुल बैक कहा जाता है। बट वो प्रॉपर एफवीजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम प्राइस हाई पे ही थोड़ा सा एक इमीडिएटली एक एफवीजी बना आप उसको मानोगे पुल बैक, नहीं, वो छोटा हो गया। तो प्रॉपर एटलीस्ट मतलब वही 50% के रेंज में, वो जो स्विंग है उसके 50% के रेंज में एटलीस्ट पुल बैक होना चाहिए। ठीक है,
तो ये तरीका एक एसएमसी के वजह से हिसाब से। दूसरा है डबल कन्फर्मेशन। अब डबल कन्फर्मेशन एक मेथड क्या है, देखिए प्राइस क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करती रहती है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या है, मैं इसके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पता चलेगा लिक्विडिटी स्वीप क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक मतलब आसान भाषा में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अभी इसको समझने के लिए ना पहला हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में मेजरली क्या होता है कि दो टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशन और एक होता है रिटेलर। ठीक है, ये दो टाइप के पार्टिसिपेंट है। अब आप इंस्टीट्यूशन में सबको कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन में जैसे कुछ स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं लोग, शार्क, वेल, ये सबको आप इंस्टीट्यूशन में कंसीडर कर सकते हो। या HNI मतलब हाई नेट इन्वेस्टर, हाई नेट वैल्यू इन्वेस्टर्स, HNI बोलते हैं उनको। ठीक है, वो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। सेंट्रल बैंक्स हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, AMCs हो सकती है। अब ये सबको आप इंस्टीट्यूशंस में कंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर्स बल्क होते हैं, बड़े ऑर्डर्स होते हैं। वो ऐसे छोटा छोटा ऑर्डर नहीं डालते, वो बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, और दूसरी जगह दूसरा पार्टिसिपेंट कौन हो गया, रिटेल। जैसे आप और मैं, हम एकदम बल्क में ऑर्डर नहीं डालते, हम छोटे छोटे ऑर्डर डालते हैं। तो हमारे ऑर्डर से क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है हमारे ऑर्डर से। हमारे ऑर्डर से क्या ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे कैंडल छोटे छोटे, वो भी आपके और मेरे अकेले के ऑर्डर से नहीं बन रहे। सारे रिटेलर मिल के, मतलब 50% ऑफ रिटेलर ने एक ही डायरेक्शन पे जब उनको एक कुछ अच्छा सा सिग्नल मिला और उन्होंने बाय किया या सेल किया, तो वहाँ पे जो छोटी सी कैंडल थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तो वो बनती है रिटेलर से। ठीक है, तो बस ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो कैंडल बनाते हैं वो बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि उनकी बल्क बाइंग होती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में वो बाई करते हैं या सेल करते हैं, जो भी करें। तो जब भी आप चार्ट पे देखते हो कि बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, तो समझ जाने का कि ये कोई इंस्टीट्यूशन की एंट्री है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंटर किया है तभी जाके ये बड़ा कैंडल बना है, क्योंकि रिटेलर इतना बड़ा कैंडल नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कुछ साइन होते हैं, इसे कुछ सीक्रेट साइंस होते हैं। धीरे धीरे मैं आपको आगे बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसके अंदर मार्केट के बहुत सीक्रेट्स होते हैं, वो मैं आपको रिवील करूँगा। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है। और अब ये दो पार्टिसिपेंट को तो हम समझे, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो एक तरीके से बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस में। अब इंसान जैसे कि आप कोई भी बिज़नेस चालू करते हो, आप बाय सेल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सस्ते में माल खरीद रहे हो और महंगे में माल बेच रहे हो। यही तो बिज़नेस है ना, मतलब आप कम प्राइस में माल खरीदोगे और ज़्यादा प्राइस में माल बेचोगे, और जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। तो इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो चीज़ मैटर करती है। अगर उनको बाय करना है तो वो सस्ते में बाय करना चाहेगी, और जब उनको सेल करना है तो वो महंगे में सेल करना चाहेगी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, अब उनको सस्ते में बाई करना है तो वो क्या रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। रिटेलर को कैसे ट्रैप किया जाता है, तो अब यहाँ पे आता है सेकंड कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अब इंस्टीट्यूशन को बाई करना है, बल्क में बाई करना है। लेट्स से समझते हैं इंस्टीट्यूशन को 1 लाख क्वांटिटी बाई करनी है, 1 लाख लॉट बाई करनी है। अब मार्केट में वो इतना सडनली अगर 1 लाख डालेगा, मतलब मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक 1 लाख लॉट अगर वो बाई करने जाएंगे तो इमीडिएटली वो फिलफिल होगी क्या 1 लाख? कोई सेलर भी तो होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ बाय करते हो तो बेचने वाला भी तो होना चाहिए। अगर बेचने वाला हो नहीं तो आप बाय कैसे करोगे, उसको बाय नहीं कर पाओगे। तो जो बेचने वाला वहाँ पे होगा, तो जैसे कहा जाता है ना, जब हम कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक में कहा जाता है ये ट्रेड करने जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, ये स्टॉक में ट्रेड मत करो, इस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ना
ज़्यादा बायर सेलर अवेलेबल नहीं है, मतलब वो स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। एक बार आपने बाई किया तो सेल करने में आप अटक जाओगे, डायरेक्टली बहुत नीचे जाके शायद आपका सेल हो सकता है, मतलब आप नुकसान में जा सकते हो क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे जैसे गोल्ड है, ये बहुत अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके अंदर लिक्विडिटी क्यों होती है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाता है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशन है अगर इनको बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो उनके लिए वहाँ पे लिक्विडिटी बनानी भी तो ज़रूरी है। वो खुद कैसे बनाएंगे लिक्विडिटी, तो वो थोड़ा सा ट्रैप फैलाते हैं। जैसे कि भी उनको बाय करना है, बाय करते करते प्राइस एक लेवल पे आ गई, अब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा सेल करेंगे, थोड़ा सा सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, एक रेड कैंडल बन के थोड़ा नीचे आने लगी तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होने लगता है, अरे प्राइस तो नीचे आ रही है, तो उसी साथ और भी सेलर कूद पड़ते हैं, और सेलर कूद करके प्राइस को थोड़ा नीचे ला के एक डिस्काउंट जोन तक लाने की कोशिश की जाती है प्राइस को। फिर डिस्काउंट जोन में आ गया तो अब इंस्टीट्यूशन को क्या हो, वो कंफर्ट जोन में आ गया। अब उसके लिए क्या हो गया, प्राइस उसके फेयर वैल्यू पे आ गई है, उसको जो रेट पे चाहिए था वो रेट पे अभी उसको मिल गई। अब वो फिर से बाय करना शुरू कर रहा है, फिर से प्राइस को पंप किया जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो यही चीज़ होती है, यही मेन इंटेंशन होता है पुल बैक का। और लिक्विडिटी स्वीप का क्या होता है कि जब प्राइस को नीचे लाया जा रहा है तो नीचे तो सेलर आ गए, ठीक है, अब नीचे सेलर आ गए, प्राइस जो इंस्टीट्यूशन है वो भी सेल कर रहा है और रिटेलर भी सेल कर रहे हैं। अब किसको फ़ायदा, इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा कब होगा, तो इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा तब हो जाएगा ना कि जब इंस्टीट्यूशन जो रिटेलर के एसएल हिट करे, तो थोड़ा ऊपर जाके जो सेलर मिले हैं उनके एसएल हिट करेगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, पहले जो बायर उसमें घुसे हैं उनके एसएल हिट करेगा। जैसे मतलब जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से या तो पहला वो सेलर के एसएल हिट करे, फिर बायर के एसएल हिट करे, ऐसे दोनों के एसएल हिट करके कंफ्यूज करेगा, कैंडल एकदम बड़ी ऊपर नीचे करके कंफ्यूज करेगा, रिटेलर को मार्केट से बाहर निकलेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं आपने एक सपोर्ट दिखा रहेगा, एक रेसिस्टेंस दिखा रहेगा, और अब सपोर्ट के नीचे लोगों की लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या आते हैं, उनके एसएल होते हैं, और वही रेसिस्टेंस के जहाँ पे रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर लोगों के एसएल होते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, रेसिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास आके थोड़ा टाइम पास करते हैं और सीधा उसको ब्रेक कर देते हैं और झट से वापस फिर से रेंज में आते हैं। जब ऐसा होता है तो उस केस को कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो चलो ये ज़्यादा डिटेल में तो लिक्विडिटी में बोला, लिक्विडिटी का जब वीडियो आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आई थिंक इतना इनफ हो गया आपको मैंने जो समझाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कैंडल स्टिक। मेरे हिसाब से तो आपको ये सबको पता ही होगा कि कैंडल स्टिक क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अगर लोग हैं जिनको नहीं पता है तो उनको मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए, कैंडल स्टिक में क्या होता है कि ये जो एक कैंडल है इसको कैंडल बोला जाता है। ठीक है, और इसमें दो टाइप के हो गए कैंडल, एक होगी रेड कैंडल और एक होगी ग्रीन कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल को जनरली बेयरिश कैंडल बोला जाता है और ग्रीन कैंडल को जनरली बुलिश कैंडल बोला जाता है। ठीक है, अब एक कैंडल के अंदर होते क्या, एक कैंडल के आपको अंदर 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, 4 इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जब कैंडल स्टार्ट होती है, जब भी कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे पहले प्रीवियस कैंडल बनी, अब ये नई कैंडल बन गई। ठीक है, ये कैंडल 5 मिनट्स की एक कैंडल हो सकती है, 10 मिनट्स की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है, 1 डे की हो सकती है। जैसा आप चार्ट लगाओगे उस हिसाब से वो कैंडल बनेगी। वो आपके हाथ में, आप कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रहे हो, जो टाइम फ्रेम का चार्ट लगेगा वो टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनेगी। ठीक है, तो समझो यहाँ पे प्राइस ओपन हो गई। अब प्राइस यहाँ पे ओपन हो गई तो हमने इसको मार्क कर दिया ओपन, क्योंकि यहाँ से प्राइस सीधा जंप करके ये पहली प्राइस यहाँ पे आ गई, ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके यहाँ नीचे आके फिर ऊपर गई। ठीक है, नीचे आके ऊपर गई। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं जा रही, जहाँ पे भी जो लो बना है उसको मार्क किया गया लो। अब और प्राइस नीचे आ गई, इसके नीचे आएगी तो नीचे वो लो मार्क करेगा। मतलब जहाँ तक प्राइस लोएस्ट में इस टाइम फ्रेम में जहाँ पे भी लो जाएगी उसको लो मार्क किया जाएगा। फिर ऐसे ही प्राइस ऊपर जाके एकदम इधर तक आई।
अब इसके ऊपर नहीं गई तो ये इस कैंडल का हाई बन गया, ठीक है, ये हाई बन गया। जैसे ये लो बन गया, इससे नीचे प्राइस नहीं गई इस कैंडल में, इसके ऊपर नहीं गई इस प्राइस में, तो लो और हाई बन गया। लो और हाई कैसे कंसिडर किया जाता है, तो वो जो विक का टॉप का एंड पार्ट होता है ऊपर का, उसको हाई कंसिडर जाता है, और वो वीक, इसको ये जो लाइन है ना, इसको स्टिक कहते हैं। देखिए बॉडी मतलब कैंडल और ये स्टिक, ठीक है, तो इसको स्टिक है ना, तो इसको कैंडल स्टिक में वीक कहा जाता है, वीक, ठीक है। तो ये वीक है, ठीक है। तो ये वीक का जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है उसको लो करते हैं, और सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको हाई कहते हैं। दोनों में, इवन अगर वो बेरिश कैंडल भी होगी, उसमें भी जो बॉटम पार्ट होगा उसको लो माना जाएगा, बेरिश कैंडल में भी बॉटम पार्ट को लो माना जाएगा, और टॉप पार्ट को हाई माना जाएगा, और यहाँ पे भी टॉप पार्ट को हाई माना जाएगा, ठीक है। अब प्राइस बेरिश बुलिश में क्या हो रहा है, बुलिश में यहाँ ओपन हो गई, जहाँ ओपन हो गई उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे आके हाई मार के थोड़ी नीचे आके यहाँ पे प्राइस ने क्लोज़ किया। तो ये ओपन और ये क्लोज़, तो जो ओपन और क्लोज़ है, जब प्राइस ओपन के ऊपर क्लोज़ हो गई, मतलब प्राइस यहाँ पे समझो 10 रुपया थी और यहाँ 12 रुपया हो गई, मतलब ऊपर के साइड क्लोज़ हो गई, ठीक है। समझो ये 13 रुपया हाई मारा रहेगा, उससे कोई अभी लेना देना नहीं, प्राइस क्लोज़ का हुई। इसके बाद जहाँ क्लोज़ का मतलब इसके बाद अभी दूसरी कैंडल फॉर्म हो गई, मतलब प्राइस यहाँ पे लास्ट आके फिर दूसरी कैंडल फॉर्म हो गई, तो ये क्लोज़ माना जाता है। तो जो ये क्लोज़ है ना, ये ओपन से लेके क्लोज़ से, इसको बॉडी बोलते हैं। और जब ओपन नीचे है और क्लोज़ ऊपर है तो उसको बुलिश कैंडल बोला जाता है, वो ग्रीन होगा क्योंकि ओपन नीचे है और क्लोज़ ऊपर है, तो ये बुलिश कैंडल हो गई। तो ये इसको हम ग्रीन में इंडिकेट करते हैं। वही अगर आप बेरिश कैंडल में बात हो तो यहाँ पे देखो ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, इसका उल्टा है। तो प्राइस यहाँ ओपन हो गई थी, समझो प्राइस 12 रुपया पे ओपन हो गई और 10 पे क्लोज हो गई, तो नीचे गई ना प्राइस, क्लोज नीचे हो गया, तो इसके लिए इसे बेरिश कैंडल माना जाता है, इसके लिए इसे रेड कैंडल माना जाता है। तो बेरिश कैंडल में क्या होगा, ओपन ऊपर की तरफ रहेगा और क्लोज नीचे की तरफ रहेगा। बुलिश में क्या होगा, ओपन नीचे की तरफ रहेगा और क्लोज ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब क्लोज पॉजिटिव होएगा और बेरिश में क्लोज नेगेटिव होएगा, मतलब इससे कम होगा। तो ये हो गया आपका बेरिश कैंडल। आई होप मैंने आपको इसको अच्छी तरह से समझाया रहेगा, और अगर नहीं समझा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं एक कैंडल स्टिक पे और एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लाइव चार्ट पे ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए गाइस, अभी लाइव चार्ट पे तो मैं दिखाने से पहले आपसे मैं कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जनरली एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि चार्ट को रीड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर। और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि अगर आप सही से आपके दिमाग को साइकोलॉजिकली, आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहोगे, ट्रेड ले रहे हो और उस वक्त आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तब आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। और आपका अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं रहता है, इमोशंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, फियर आता है, ग्रीड आता है, फोमो आता है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होता है कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये कहते इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं मतलब हाउ यू कैन ट्रेड विदाउट इमोशन, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। कमेंट में आप मुझे बता दीजिए कि वैसे वीडियोस में आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो क्या मैं उस वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और कुछ टाइम में मैं अपने कोर्सेज़ भी लॉन्च कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ हो गए, जिसमें मैं पूरा इन डेप्थ लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स हो सकती है, गोल्ड ट्रेडिंग हो सकती है, गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, यूएस स्टॉक में, यूएस इंडाइसेस में, इंटरनेशनल इंडाइसेस में आप ट्रेड कर सकते हो।
वो सब चीज़ें मैं उसमें सिखाने वाला हूँ और इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ। और उसमें क्या होने वाला है कि देखो ज़्यादातर सिखाना उसमें मतलब जो थ्योरी है वो तो फ्री में वीडियोस तो मैं दे ही रहा हूँ, तो वो उसमें थोड़ा बहुत सिखाया तो जाएगा, लेकिन मेजर पार्ट उसमें सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। मतलब जो बात का जो 1 महीना लेगा, आखिरी जो 1 महीना रहेगा, उसमें स्टूडेंट को लाइव ट्रेड पे सिखाया जाएगा, लाइव ट्रेड करवाया जाएगा। स्टूडेंट को कुछ फंडेड अकाउंट्स लेने के लिए सजेशन दिया जाएगा, कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे वो छोटे छोटे पर बड़े बड़े नहीं, सस्ते वाले फंडेड अकाउंट लेके उसमें मेरे साथ वो ट्रेड करेंगे। हर एक ट्रेड को एनालाइज करेंगे, हर ट्रेड को इसमें क्या गलती हो गई, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, कैसे ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, कैसे इसमें नुकसान हो गया, इसका एसएल क्यों हिट हो गया, इन डेप्थ उसमें वो सिखाने वाला हूँ मैं। तो ये कोर्सेस में लाइव करने वाला हूँ कुछ टाइम में। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे कोर्सेज़ के लिए तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो कोर्स ला सकूँ। और जैसे ही वो कोर्स मैं लाइव करूँगा, मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। और मेरे वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके जो कुछ भी कमेंट उसमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में बना सकूं। देखिए गाइस, मेरा मेन गोल क्या है कि आप लोगों को प्रो ट्रेडर बनाना। और ये क्यों गोल है, ये क्यों मेरा विज़न है ऐसा कि देखिए गाइस, मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो इनिशियली जो ट्रेड किया कुछ साल 3-4 साल तक, वो ट्रेडिंग इतनी ख़राब थी मेरी, इतनी ख़राब कि सच मानो मतलब कोई ट्रेड में कोई ना ढंग का रूल फॉलो करता था, ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता था। बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रेड होते थे, साइकोलॉजी बहुत, इमोशंस बहुत ट्रेड के बीच में आते थे। और मैंने बहुत बड़ा लॉस कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ। और मैं जानता हूँ जब आप ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस करते हो तो आपके ऊपर क्या बीतती है। और फिर फैमिली को आंसर करना, सबको आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब आसान नहीं है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि बात ये नहीं है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना आसान है ट्रेडिंग में, लेकिन उसे राइट वे से कमाना, उसे कंपाउंडिंग करना, उससे वेल्थ क्रिएट करना, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर माइंडसेट और प्रॉपर डिसिप्लिन लगता है। और वही चीज़ें मैं वो कोर्सेस में सिखाना, और जो भी मैंने गलतियाँ की है उस गलतियों के बाद मैंने उनको कैसे सुधारा, मैंने कैसे मेरे इमोशंस को कंट्रोल किया, मैंने कैसे अपने सेटअप को अच्छे से बनाया, मैं कैसे प्रॉफिटेबल बन गया, और कैसे मैं अपने ट्रेड में कंसिस्टेंसी ला पाया। और वो सब होने के बाद फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, फिर आपके अंदर डर नहीं रहता है, फिर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाते हो, क्योंकि फिर आप ट्रेडिंग को सट्टा नहीं ले रहे हो, आप ट्रेडिंग को एक बिज़नेस समझ रहे हो। और बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि बिज़नेस बंद आँखों से नहीं किया जाता है, आँखें खुली रख के की जाती है, अच्छे से प्लानिंग करके की जाती है, फ्यूचर का सोच के किया जाता है, कंपाउंडिंग को सोच के किया जाता है, हर चीज़ को सोच के बिज़नेस किया जाता है। ठीक है, बिज़नेस इमोशन से नहीं होता है, बिज़नेस होता है प्रॉपर प्लानिंग से। तो उसी तरह ट्रेडिंग भी इमोशन से नहीं की जाती, प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से। उसमें बहुत सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट से लेके आपकी साइकोलॉजी से लेके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं उसमें सिखाने वाला हूँ। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं चार्ट पे, जिस पे मैं आपको एक्चुअल चार्ट पे जो भी मैंने आपको अभी सिखाया वो चार्ट पे मैं आपके साथ प्रैक्टिकली दिखा सकूँ। देखिए गाइस, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्विंग को भी हम इसमें देखेंगे, साइडवेज, पुल बैक, सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे।
ठीक है, ये मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं, उसका ये है, मैं सब इसको डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग को। ठीक है, ठीक है, मैंने ड्राइंग को डिलीट कर दिया है। अभी देखिए, अभी पहले तो हम मतलब हायर हाई हायर लोस मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के पहले पहले हमें सबसे पहला क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर चार्ट का एक ब्रॉड पिक्चर हमें दिमाग में लाना होता है। मतलब ब्रॉड पिक्चर मतलब क्या है कि थोड़ा इसका मतलब वीकली चार्ट देख के समझना होता है कि ओवरऑल ये मार्केट कैसे, मतलब ये चार्ट कैसे हो रहा है, ये कैसे बनता है, या ओवरऑल ये किस ट्रेंड में चल रहा है, लंबे टाइम से क्या ट्रेंड में आ रहा है, लंबे टाइम से ये पुल बैक कितना देता है, कैसे पुल बैक देता है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो आगे चल के मैं आपको प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये सब मैं आपको 5 मिनट या 15 मिनट में दिखाने ही वाला हूँ। लेकिन पहले हम एक बार समझ देते हैं ये पूरा इसकी चाल क्या है, ये बिटकॉइन के चार्ट की चाल क्या है, ये हमें समझनी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वीकली पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये वीकली चार्ट है। ठीक है, देख रहे हैं आप, वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि वीकली में बिटकॉइन तो बुलिश है। कब से बुलिश है, लगभग यहाँ से नवंबर, कहाँ, 2023 मेरे को अभी यहाँ चार्ट पे जो दिख रहा है, इसके पीछे भी होगा, लेकिन मैं अभी जो दिख रहा है उधर से मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं तो फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो नवंबर 23 मतलब फिर भी अराउंड 2 साल हो गया ना। 2 साल पहले और आज के बीच में देखो प्राइस काफ़ी ऊपर आई है। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ भी करता हूँ और ऐसे देखता भी है तो प्राइस देखो कैसे एक डायरेक्शन में ऊपर गई है। तो इसका मतलब वीकली में चार्ट तो मुझे बुलिश दिख रहा है। ठीक है, वीकली में क्या है, चार्ट बुलिश है, मतलब बिटकॉइन वीकली में बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वीकली में और एक चीज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्विंग दिख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये स्विंग दिख रहा है, फिर यहाँ पे ये स्विंग दिख रहा है, और अभी एक रिसेंट स्विंग फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये स्विंग है। ठीक है, ये छोटे छोटे इनको हम स्विंग नहीं बोल रहे हैं अगर वीकली बोल रहे हैं तो। अगर हम इसको फिर डेली में या 15 मिनट 30 मिनट या आर्ली कैंडल में, तो ये तब स्विंग बन जाएगा। लेकिन वीकली में तो ये स्विंग नहीं बनेगा, क्योंकि वीकली में तो ये छोटा छोटा है चीज़ें। तो हमारे लिए वीकली में वैलिड स्विंग कौन सा है, ये है। वैलिड पुल बैक कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो पुल बैक को हम पहला तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पुल बैक कितना % का है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये इतने में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये हाई था और यहाँ पे इधर लो था। तो देखो गाइस, इस समय उसने क्या किया है, 33% का प्राइस फॉल किया है। मतलब प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर पुल बैक आया। पुल बैक कितना % का दिया, अप्रॉक्स 33% का पुल बैक दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर 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 गई, फिर से एक पुल बैक दिया। ठीक है, ये पुल बैक कितना % का है, यहाँ पे भी देखते हैं, इसका हाई और ये लो, यहाँ पे भी अप्रॉक्स 30% का है, 32 है, तो जनरली 30% पकड़ते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 30% का पुल बैक यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके हाई को ब्रेक किया है प्राइस ने यहाँ पे, अब प्राइस यहाँ पे है, ये अभी करंट है बिटकॉइन। ठीक है, यहाँ पे क्या पुल बैक मिला है अभी तक, सॉरी, देखो यहाँ पे अप्रॉक्स 21% तक का पुल बैक मिला है। ठीक है, तो पहले 2 स्विंग में हमने देखा तो प्राइस ने अप्रॉक्स 30% का पुल बैक दिया है, और अभी जो रिसेंट पुल बैक प्राइस ने दिया है वो 20% का पुल बैक दिया, 21% का पुल बैक दिया है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है क्या कि प्राइस और 10% पुल बैक देगी।
कहाँ तो जा सकते हैं लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें तो डिपेंड करती है कि सप्लाई और डिमांड जोन पे डिपेंड करती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया तो ये सीधा ऊपर भागेगा, लेकिन मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो फिर जब मार्केट में बढ़ जाएगी तो फिर और ये नीचे आ सकता है। तब वो उसका जो लोएस्ट होगा वो 30% तक का लोएस्ट होगा, और अगर वो 32% को भी ब्रेक करता है फिर तो देखा जाएगा फिर क्या होगा। फिर तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि जनरली प्राइस 30% ड्रॉप होती है और फिर पुल बैक दे रही है। तो अभी तो सिर्फ 20% ड्रॉप हुई है। तो देखिए, हमने जैसे ही वीकली देखा तो हमें एक ब्रॉड पिक्चर समझ में आई, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अभी आपने कभी आज तक समझो बिटकॉइन का चार्ट देखा ही नहीं था, पहली बार देख रहे हो, तो इमीडिएटली आपको क्या हो गया, 2 साल का पिक्चर आ गया कि 2 साल में प्राइस ने किस तरह से मूव किया। ऊपर आई, फिर पुल बैक दी, 30% तक पुल बैक दी, फिर ऊपर आई, फिर 30% तक पुल बैक दी, फिर ऊपर आई, फिर 20% का पुल बैक दी। तो इससे क्या होगा, एक पैटर्न, बिटकॉइन का जो एक पैटर्न है, जो उसकी चाल है, वो आपके दिमाग में फिट हो गई, आपको समझ में आ गया। फिर लास्ट 2 साल से देखिए, बिटकॉइन पिछले 5 साल पहले क्या कर रहा था, 10 साल पहले क्या कर रहा था, तो इससे हमें ज़्यादा इतना पीछे जाना ही नहीं है। जब हम वीकली देखते हैं टाइमलाइन, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का देखेंगे तो एक रफली आइडिया आ जाता है, क्योंकि जो भी बिटकॉइन में एक्टिव प्लेयर्स है ये 2-3 साल के प्लेयर हो गए ना। जो एक्टिव है अभी भी एक्टिव रहेंगे 2-3 साल से, और जो डीएक्टिव हो गए हैं, बहुत पहले एक्टिव थे, जो डीएक्टिव हो गए वो पिछले 2 साल में एक्टिव नहीं रहे, वो तो अभी रहे ही नहीं ना फिर तो हमें ये भी देखना है कि रिसेंट में बिटकॉइन में क्या हो रहा है, रिसेंट 1-2 साल में क्या हो गया। तो वीकली कैंडल जो मेरे को आपको दिखाने का जो ये था तरीका था, वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि एक जनरल 2 साल में बिटकॉइन ने क्या किया है। अब थोड़ा सा हम डेली पे आके, ठीक है, तो जैसे हमने वीकली देखा है वैसे हम डेली भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डेली में क्या हो रहा है, प्राइस देखो, प्राइस है ना, क्योंकि वो 20% पे आया ना तो ऊपर जा रहा है नीचे। कोई पर्टिकुलर डेली में ना ट्रेंड एज सच फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड फॉर्म किया, फिर यहाँ पे फिर से वहाँ पे जोन गया, फिर ऊपर गया, फिर गया। मतलब बिटकॉइन अभी उस तरह से जितना फास्ट मूवमेंट पहले दे रहा था अभी उतना फास्ट नहीं दे रहा है, बट बहुत चॉपी हो रहा है। ठीक है, काफ़ी चॉपी, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे तो देखो कितना बड़ा कैंडल करके एकदम नीचे गिराया था। ठीक है, ये अभी मुझे याद है, इस समय मेरा भी बहुत नुकसान हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि मैंने मतलब जो ट्रेडिंग वाला नहीं है, एक जगह मैंने ऐसे प्राइस फ्यूचर में बाई करके छोड़ रहा था, क्योंकि ये क्या था, और यहाँ पे क्या था, मैंने एसएल थोड़ा नीचे वाला लगाया था। मतलब इतना मेरे को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा एसएल काफ़ी मेरा दूर का लगा हुआ था, तो पूरा एसएल उसने मेरे को हिट कर दिया था। तो होता है ऐसा, क्योंकि मार्केट है उसके बारे में। लेकिन अगर आप अच्छे से सब कैलकुलेशन करके चीज़ें कर रहे हो, प्रॉपर आप प्रोसेस से जा रहे हो, तो वो नुकसान आपके लिए निग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि आपके सारे ट्रेड में वो सब कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड कुछ फॉर्म हो रहा है क्या, चलो हम इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे जितना दिख रहा है तो एक रेंज बना रहा है बिटकॉइन डेली कैंडल में, जो मुझे दिख रहा है। ये एक रेंज है, देखिए इस रेंज में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे इधर गया, फिर से यहाँ पे आ गया। अब ये देखो, कभी ये जून का है और ये कभी है नवंबर है, मतलब कितना ऑलमोस्ट जून से लेके नवंबर 4-5 महीने में वो अभी एक ही रेंज में ही वो ऊपर नीचे कर रहा है। आप इसको एक्चुअली साइडवेज बोल भी नहीं सकते, क्योंकि डेली में अगर साइडवेज बोलोगे तो बहुत ज़्यादा, हाँ अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप इसको साइडवेज बोलोगे, लेकिन आप ट्रेडर हो तो अभी फ़िलहाल तो इसको साइडवेज नहीं बोलोगे, क्योंकि डेली कैंडल में ट्रेडर जनरली ये चीज़ें कंसिडर नहीं करता है। लेकिन एक हम आइडिया आने के लिए कि एक मतलब
पिछले जून से लेके अभी तक जो प्राइस है वो एक रेंज में हो रहा है, और रेंज का हाई क्या है, ये इधर हाई है, और रेंज का लो क्या है, ये इधर लो है। तो प्राइस अभी रेंज के लो के पास है, हाई से अभी बहुत दूर है। तो हमने जैसे देखा था वीकली में कि प्राइस ने 10% करेक्शन, मतलब जो पुल बैक दिया है उसमें अभी 10% बाकी है। तो अभी जैसे उसके लो कहाँ था, यहाँ पे लो रहेगा ना, तो लो से एक मिनट फिर से वीकली पे आते, प्राइस वीकली पे कहाँ पे है, नहीं देखिए गाइस, प्राइस अभी भी थोड़ा सा लो के पास ही है, मतलब हाई के पास नहीं, लो के पास है। तो प्राइस नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसको प्राइस को और करेक्शन करना है और उसको एक्चुअली अच्छे खासे डिस्काउंट जोन में आ गया है प्राइस, लेकिन फिर भी अगर उसको और नीचे जाना है तो और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है प्राइस में। ठीक है, तो 30% कहाँ आ रहा है, ओके, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे 30% आ रहा है। तो हम इसको एक यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, और इसको एक हाई को मार्क कर देते हैं। ठीक है, जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप क्या करो, देखिए अभी मुझे तो आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर सिखाना है, तो उसमें तो ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप क्यों सीख रहे हो, एंड ऑफ द डे ट्रेड लेने के लिए सीख रहे हो ना। तो आप ट्रेड लोगे तो आपको ओवरऑल एक्सटर्नल रेंज भी तो पता होनी चाहिए कि मार्केट की एक्सटर्नल रेंज का है। तो अभी जो मैंने जो ड्रॉ की है वो एक्चुअली एक्सटर्नल रेंज है मार्केट की। एक्चुअली यहाँ पे रेंज है इसकी, लो यहाँ पे है, लेकिन मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मैं पिछले जो वीक का 30% लो कंसिडर किया था, वो 30% के हिसाब से मैंने, जब इसको ब्रेक करेगा प्राइस तो फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अभी तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर 30% करेक्शन करना है तो यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा ये है। ठीक है, सो ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ें पता हो जाती है, तो आपका जो बायस है ना, बायस क्लियर हो जाता है, और बायस क्लियर होगा तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट्स कैंडल पे, और हम अभी चलते हैं हमारा सीधा मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहाँ से, हाँ यहाँ से हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। बिटकॉइन में क्या होता है, काफ़ी चौपी हो जाता है मार्केट, इसलिए जो वैलिड पुल बैक है उसमें बहुत ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो ट्रैप काफ़ी होते हैं, तो इसलिए वो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको बिटकॉइन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप बिटकॉइन पे अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे तो आप फिर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो कितना चौपी मार्केट है, देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम एक रेंज लेते 5 मिनट पे आ गया होगा इस, क्योंकि 15 मिनट्स पे क्या हो रहा है, मुझे अच्छे से स्विंग नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे 3-4 कैंडल में सीधा ऊपर जा रहा है, फिर 2 कैंडल में नीचे जा रहा है। तो ये स्विंग बनाने के लिए ना, ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड में स्विंग बनाने के लिए ना, देखो यहाँ पे ये नवंबर की 7 तारीख है और ये नवंबर की 8 तारीख है, मतलब एक दिन में इसने ऐसे 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 करके प्राइस को मूव किया। यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक बना रहा है, बट यहाँ पे कम बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, ऐसे सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि यार अभी इसमें मैं कैसे स्विंग करूँ, मेरे को तो यहाँ पे एक सीधा लाइन ही मिल रही है ऐसे। ठीक है, इसको मैं स्विंग कैसे करूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे में। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए थोड़ा सा। ठीक है, और फिर कोशिश कीजिए लोअर टाइम फ्रेम का स्विंग आइडेंटिफाई कीजिए, उससे आपको पता चलेगा। वैसे ही प्राइस को देख के तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे उसने मार्केट शिफ्ट किया है। ठीक है, तो पता चल ही रहा है, मतलब इन जनरली क्या है, ऐसे देख के तो आपको वैसे ही आइडिया होने वाला है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर वैलिड तरीके से कैसे निकालना है। देखो ये कैसा एकदम शार्प मूवमेंट था, इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्विंग बहुत कम मिलेगी। तो थोड़ा बेटर वाला देखते हैं हम। शार्प मूवमेंट कैसे, रेगुलर शार्प मूवमेंट तो आता नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ से देखते हैं, हम चलते हैं डाउन ट्रेंड से
फिर ये अप ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा सा बीच में साइडवेज भी हो गया है, तो हम चलो यहाँ से कंसिडर करते हैं। ये वाला जो हाई है ना, यहाँ से हम कंसिडर है। 5 मिनट पे जा रहे हो, 1 मिनट पहले, फिर से 15 मिनट पे जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ताकि फिर 5 मिनट में जब जाओगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हमें